नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बच्चों की प्रति अभिवृद्धि है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों ने ना पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का अगर फॉर्म फिल किया हो ना, तो आप लोगों का एक सब्जेक्ट आता है शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी कहते हो। और उसके अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वो बच्चों की प्रति अभिवृद्धि आता है। अब ये अभिवृद्धि क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों को ना सरल तरीके से पहले आप लोग को समझा देता हूँ बच्चों के प्रति अभिवृद्धि क्या होता है उसको। और उसके बाद ना थोड़ा सा हम लोग ना इसका जो थ्योरी रहेगा उसके पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने के बाद टोटल जो 30 एमसीक्यू रहेगा वो हम लोग करेंगे। ऐसा करने का मतलब ये रहेगा कि मैं ना आप लोगों को ना ये जो टॉपिक है उसे अच्छे तरीके से थ्योरी के फॉर्म में आप लोग को समझाऊंगा। उसके बाद 30 एमसीक्यू करेंगे, ताकि आप लोग का ना जो समझ है वो काफ़ी बेहतर तरीके से बन पाए, ताकि आप लोग ना जैसे थ्योरी पढ़ो फिर एमसीक्यू लगाओ ना, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए हम इस प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे। बाकियों की तरह सिर्फ हम एमसीक्यू का सीरीज़ बस नहीं चलाएंगे, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से बन पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ना मैं आप लोगों को बच्चों के प्रति जो अभिवृद्धि है उसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, बच्चों के प्रति अभिवृद्धि कहने का मतलब ये है कि भविष्य में आप लोग शिक्षक बनने वाले हो। और एक शिक्षक होने के नाते आप ना अपने कक्षा में, अपने जो शाला है ना, वहाँ बच्चों को किस प्रकार से देखते हो, किस प्रकार से उनके प्रति आप व्यवहार रखते हो, उनका नज़रिया रखते हो उनके प्रति, तो ये कहलाता है बच्चों के प्रति अभिवृद्धि। और आप एक शिक्षक होने के नाते ना आप बच्चों की जो भविष्य होंगी, मतलब उसको क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ को ना आप जिम्मेदारी जो होता है वो आपके ऊपर होता है। और आपकी नज़रिया, आपका व्यवहार ही तय करता है कि आपका जो बच्चा है, मतलब जो स्कूल में जो स्टूडेंट है ना, वो किस प्रकार से होंगे, उनका भविष्य कैसा रहने वाला है। कहते हैं ना कि एक जो शिक्षक होता है वो बच्चों की अहम जो पिलर होता है, मतलब जो नींव होता है वो होता है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में वो क्या करेगा एक शिक्षक ही तय करता है। शुरुआती में वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, किस प्रकार से शिक्षण देगा ना, तो ये पूरा की पूरा जो किरदार है ना वो केवल बच्चों के प्रति अभिवृद्धि, मतलब शिक्षक की जो व्यवहार है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सरल तरीके से ये है। चलिए, तो सबसे पहला ना हम लोग इसका थ्योरी को, अब जो लोग ना पुस्तकीय लैंग्वेज में दिया है ना, उसको हम लोग थोड़े से पढ़ लेते हैं और उसको भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद ना ये जो क्लास आप लोग को मिलेगा ना, उसके 1 घंटे बाद ना मैं इसका जो संपूर्ण इसका जो थ्योरी और प्लस इसका एमसीक्यू रहेगा ना, दोनों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर इसका जो पीडीएफ रहेगा दोनों का ना, तो संपूर्ण को मैं पूरा पीडीएफ के रूप में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ नहीं मिलेगा ना, मतलब मेरा जो चैनल है वो नहीं मिलेगा, तो आप लोग ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा, वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन करके ले सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ना प्रॉपर जब टाइम पे मैं क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और टाइम से आप लोग इस क्लास को अटेंड कर पाओ। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना इसके जो थ्योरी है ना उसको प्रॉपर लाइन वाइज पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, मैं ध्यान से पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग भी पढ़ोगे ना तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। शिक्षक का दायित्व है कि वह बालकों के ज्ञानात्मक एवं भौतिक विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों के विकास करके उनको एक अच्छा नागरिक के आकार में ढालता है। एक शिक्षक को अपने छात्र के गुण दोषों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यदि शिक्षक को छात्र के गुण दोषों का ज्ञान नहीं होगा तो वह छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें उत्तम शिक्षण देने में असमर्थ रहता है। वर्तमान शिक्षण प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य है कि जिसमें बालक को केंद्र मानकर योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इसमें बालक की रुचि, योग्यता, आयु, क्षमता एवं पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर शिक्षण की योजनाएं बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट में और क्या है, ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ो। शिक्षक को बालक के व्यवहार की जानकारी मात्र शिक्षण के लिए ही नहीं, अपितु बालकों के विशिष्टताओं को जानने के
लिए भी होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बालक पढ़ते हैं। उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से अनेक समूहों में बांटा जाता है, जिसमें उच्च बुद्धिलब्धि, सामान्य बुद्धिलब्धि, निम्न एवं मंद बुद्धिलब्धि वाले बालक आते हैं। शिक्षक को इन समस्त बुद्धिलब्धि वाले बालकों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना चाहिए एवं उनके आंतरिक दबी हुई प्रतिभाओं को निकालकर उसे सही दिशा देनी चाहिए। अर्थात शिक्षक को छात्रों के विशिष्ट एवं आंतरिक योग्यता एवं प्रतिभाओं को समझकर उनके सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास करना। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ते हैं। बच्चों की प्रति अभिवृद्धि से विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब ये जो पॉइंट्स में दिया गया है ना, उसको भी ध्यान से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहला को पढ़िए। बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए है। दूसरा, बच्चे शिक्षण के व्यवहारों का अनुसरण करके ही अपने जीवन में अधिगम करता है। अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग मतलब सीखना होता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। और आप लोग को एक बात याद रखना है कि इसमें जो आप लोग का जो पार्ट है ना, मतलब जो विषय है ना, उसमें कई ऐसे शब्द मिलेंगे जो अलग टाइप से होंगे। इसका जो शब्द होता है वो अलग रहता है, लेकिन मैं आप लोग को आइडेंटिफाई मतलब आप लोग को बताते हुए चलूँगा, ठीक है। जैसे अधिगम का मतलब लर्निंग या सीखना होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो। अतः शिक्षक का व्यवहार हमेशा एक आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवादी होना चाहिए, ताकि सभी बच्चे उसे देखकर सीख सके, ठीक है। थर्ड को पढ़िए। एक शिक्षक को व्यवहारिक जीवन के अलावा नैतिक मूल्यों के विकास में सहयोग देना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान से याद रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए चौथा को ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों के लिए शिक्षक ही उत्तम परामर्शदाता है। अच्छे परामर्शदाता होने के लिए एक शिक्षक में कुछ निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि शिक्षक को एक अच्छा श्रोता हो, बारीकियों से निरीक्षण करता हो, संवेदनशील हो और सहानुभूतिपूर्ण हो। तो इतनी बातें आप लोगों को इसमें याद रखने हैं। पांचवा को पढ़िए। अधिगम का वातावरण स्वतंत्र पूर्ण हो। मतलब आप लोग जब पढ़ाओगे ना बच्चों को ना, तो उसका जो वातावरण है वो स्वतंत्रता पूर्ण हो। मतलब बच्चे जो है ना वो निष्फिक्र, मतलब बिना डरे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सके ना, तो ऐसा वातावरण स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए छठवां को पढ़िए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कहने का मतलब ये है कि ना आप लोग के स्कूल में अनेक प्रकार की जो शिक्षण सामग्री है वो मिलता है, और साथ ही साथ जब आप जिस विषय को पढ़ाओगे ना, तो उसमें आप लोग को ना जो TLM है, मतलब टीचर लर्निंग जो मटेरियल है ना, उसको आप लोग बना करके भी ले जाना है, ताकि बच्चे अच्छे प्रकार से सीख पाए। इसलिए भी ये जो अधिगम जो सामग्री है ना, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए सातवां को पढ़िए। इस उपागम में करके सीखने पर बल दिया जाता है। और हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो हम लोग का नई शिक्षा जो नीति है ना, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है, वो भी यही कहता है कि अभी ना करके सीखने पर बल ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को, ठीक। चलिए आठवां को पढ़िए। शिक्षण की बाल केंद्रित विधि एक अनुसंधान विधि है। तो जो बाल केंद्रित जो विधि है ना, वो एक अनुसंधान विधि है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को भी हम लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक। चलिए नौवां को ध्यान से बच्चों को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपागम में से एक है बाल केंद्रित उपागम, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, जहां पर पूरा अधिगम प्रक्रिया मुख्यतः एक रचनावादी दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। चलिए 10वां को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया शुरू करने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान की समीक्षा करने एवं बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं ये 10वां पॉइंट है उसे थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को समझाऊँ ना, तो जब आप लोग डीएलएड का जब कोर्स करोगे ना, तब आप लोग को इंटर्नशिप में भेजा जाता है। जब आप लोग जो व्यापम द्वारा जब डीएलएड करोगे ना, तब बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जब आप लोग को इंटर्नशिप में भेजा जाता है ना, स्कूल इंटर्नशिप में, तब आप लोगों से जो टीचर होते हैं वहाँ के, मतलब जो आप लोग के कॉलेज के जो टीचर होते हैं, वो बोलते हैं कि जब आप लोग पढ़ाने जाओ ना, तो जिस क्लास में जाओ तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान को आप लोग को चेक करना होता है। मतलब बच्चे कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, इसको चेक करना होता है। इसके बाद ही पढ़ाने को बोला जाता है हम लोग को। हम लोग ने जब गया था ना इंटर्नशिप में ना, तो हमसे यही कहा गया था, ठीक है। और इसका मतलब ही यही होता है, ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। चलिए 11वां को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना, तर्क करना, खोज करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। 12वां को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थी अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ ना क्रिया करके सीखते हैं, मतलब समन्वय करके सीखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए 13वां को ध्यान से पढ़िए। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने के रूप में प्रलक्षित हो, न कि उपदेशक के रूप में। मतलब जो एक शिक्षक का जो रोल होता है ना, वो सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में उसका रोल होता है, ना कि उपदेश देने वाले के रूप में। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए 14वां को पढ़िए। संकोची विद्यार्थी को कुछ कहने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े और उन बच्चों में छिपी हुई गुणों को उजागर किया जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग को समझ में आया ना। क्योंकि देखिए, एक जो बच्चा होता है और एक जो शिक्षक का दायित्व होता है वो होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो शर्माते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बोलते नहीं हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक शिक्षक के रूप में उसे बात करने का ना अवसर प्रदान करना है, ताकि वो अपनी बातों को ना वो प्रॉपर आपके सामने रख सके और उसमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। ठीक है, ताकि उनके अंदर जो गुण है ना, जो एबिलिटी है वो बाहर आ सके। ठीक है, तो ये 14वां पॉइंट्स यही कहता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा अब हम लोग ना MCQ की जो सीरीज़ है ना उसको शुरू करते हैं। और एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, ये जो टॉपिक है आप लोगों का ना, जिसमें बच्चों की प्रति अभिवृद्धि बोला गया है, ये जो बच्चों के प्रति अभिवृद्धि है ना, उसमें आप लोग को क्या करना है, एक शिक्षक के रूप में आप लोगों को सोचना है। ठीक है, और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग CDP को सॉल्व करते हो, मतलब आप लोग का जो विषय है ना शिक्षण अभिरुचि, उसे अगर आप लोग सॉल्व करते हो ना, तो एक बात आप लोगों को याद रखना है, बच्चे कभी गलत नहीं होते। ठीक है, एक प्रकार से शिक्षक गलत हो सकता है, शिक्षण व्यवस्था गलत हो सकता है, पूरे स्कूल गलत हो सकता है, लेकिन बच्चे कभी गलत नहीं होते। ये बात आप लोगों को याद रखना है और इसी प्रकार से हमेशा आप लोगों को ना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाक से इसका जो क्वेश्चन है ना उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉल्व करते समय हमेशा CDP में आप लोग अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव ही आप लोगों को आंसर लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला, एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए, तो आप लोगों को बताना है कि एक जो अच्छा शिक्षक होगा ना, उनको किससे मुक्त होना चाहिए ये बताना है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स का जो थ्योरी दिया है ना, उसे आप लोगों को समझना है। सबसे पहला को पढ़ो व्यक्तिगत अनुभव से, B को देखो अकादमिक जड़ता से, C क्या बोलता है वित्तीय संसाधनों से, और D क्या बोलता है सामुदायिक अनुभव से। ऑप्शन A और D सही, ऑप्शन B A B और D सही, ऑप्शन C केवल B सही, या ऑप्शन D केवल C सही। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर C केवल B करेक्ट हो जाएगा। कैसे, एक शिक्षक को मुक्त होना चाहिए, तो जो एक शिक्षक है उसे किससे मुक्त होना चाहिए, क्या जो गुण है उसमें नहीं होना चाहिए वो जो शिक्षक है उसमें, तो केवल ऑप्शन नंबर C B जो है ना वो नहीं होना चाहिए। B क्या है, तो अकादमिक जो जड़ता है ना वो एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। मतलब किसी संस्था के प्रति जो जड़ता है, जड़ता मतलब बोलना जाए ना एक रूढ़िवादी, एक जो सोच होता है ना कि हाँ ये ऐसा होता है वाली बात, तो वैसी जो अकादमिक जो जड़ता है ना वो एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव पॉइंट्स है। ठीक है, बाकी को देखो व्यक्तिगत अनुभव तो शिक्षक में तो होनी चाहिए। उसके अलावा C को देखो वित्तीय संसाधनों से, तो वित्तीय संसाधन के बारे में अच्छा परख तो होना ही चाहिए, उनको नॉलेज जो है वो। उसके अलावा D को देखो सामुदायिक अनुभव से, तो सामुदायिक अनुभव तो उनमें होना चाहिए, एक शिक्षक है वो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके विद्यालय में ना अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं, मतलब साला समुदाय जो होता है वो होता है, तो इनके बारे में तो अच्छा नॉलेज होना चाहिए ना। केवल जो नहीं होना चाहिए वो अकादमिक जड़ता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। अब का जो प्रश्न है इसी प्रकार से कोर्ट में आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को विस्तृत नॉलेज होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को ध्यान से फिर से हम लोग ना पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग भी पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है। ऑप्शन A विद्यार्थियों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, ऑप्शन B शिक्षक मार्गदर्शन प्रदान करना, ऑप्शन C मनोचिकित्सक सत्रों का आयोजन करना, या ऑप्शन D विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने एवं करियर योजना बनाने में सहायता करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। मनोचिकित्सक सत्रों का आयोजन करना जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोला है, निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है बोला है, नहीं है बोला है। लास्ट में जो बोला जाता है ना है या नहीं, उसको ध्यान रखना है आप लोगों को। कभी कभी हम पॉजिटिव के चक्कर में ये जो प्रश्न निगेटिव बोला जाता है ना उसे ही हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, तो इसमें जो भूमिका
नहीं है एक शिक्षक का ना, वो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो भूमिका नहीं है। मनोचिकित्सक सत्रों का आयोजन करना ना एक जो शिक्षक है उसकी भूमिका मतलब उसकी जिम्मेदारी जो है ना वो नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके अलावा ऑप्शन ए को देखो, विद्यार्थियों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, ये तो शिक्षक का जिम्मेदारी है। शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना, ये भी शिक्षक की तो परम जिम्मेदारी है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने एवं करियर योजना बनाने में सहयोग करना, ये तो जो एक शिक्षक है उसका तो परम जिम्मेदारी है, ये तो उन्हीं के लिए शिक्षक की तो नियुक्ति की जाती है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग भी पढ़िएगा। ठीक है, देखने में ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ना आप लोग के लिए आसान होगा अगर ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे तो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ऑप्शन ए, मननशील अभ्यास मुख्यतः न्यायसर्गिक शिक्षकों के लिए लाभदायक है, अनुभव शिक्षकों के लिए नहीं। ऑप्शन बी, मननशील अभ्यास मुख्यतः अनुभवी शिक्षक के लिए लाभदायक है जो स्कूल में वरिष्ठ भूमिकाओं में कार्यरत है। ऑप्शन सी, मननशील अभ्यास शिक्षक को केवल उच्च कक्षाओं में पढ़ने हेतु सहायता करते हैं। या ऑप्शन डी, मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त चुनाव और निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? ध्यान से पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आंसर आप लोगों से करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक शिक्षक के सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त चुनाव और निर्णय लेने में सहायता करती है। तो सबसे पहला प्रश्न 3 क्या बोला है? निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक के मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णन करता है बोला है। और एक जो शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णन करता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मननशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त और चुनाव और निर्णय लेने में सहायता करती है। एक जो शिक्षक होता है वो हमेशा सूचना से युक्त होना चाहिए ना, और हमेशा उनको निर्णय लेना पड़ता है। तो एक जो शिक्षक है उसको जो सर्वश्रेष्ठ तरीके से जो ना महत्वपूर्ण बताता है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, उन्हें अपने कार्यों में संलग्न रहने में आनंद मिलता है। ऑप्शन बी, वे अपनी गतिविधि के दौरान उच्च स्तर का उत्साह ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी, वे हमेशा सफल होते हैं। या ऑप्शन डी, वे चुनौतीपूर्ण कार्य को पसंद करते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वे हमेशा सफल होते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहे ध्यान से पढ़ो। निम्न में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा बच्चों की विशेषता नहीं है? तो जो बच्चों की विशेषता नहीं है वो पूछा है निगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, तो जो बच्चों की विशेषता नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी, वे हमेशा सफल होते हैं करेक्ट हो जाएगा, निगेटिव पॉइंट्स हो जाएगा। कैसे? अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर वे हमेशा सफल होती है तो पॉजिटिव टाइप से हो जाता है, तो कैसे नेगेटिव होगा, कैसे आपने इसने ले लिया? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप अगर कोई लक्ष्य बनाते हो, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए जब मेहनत करते हो तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या आप हमेशा उसमें सफल होते हो? क्या हैं? कभी ना कभी असफल तो हो जाते हो ना। जो चीज़ आप लक्ष्य बनाते हो, मोटिवेटेड रहते हो, जिसके लिए आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब आपके अंदर से जो मोटिवेशन आता है उसके लिए हमेशा आप सफल होते हो क्या? नहीं ना होते हो आप हमेशा सफल। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 4 है वही बोला है। ठीक है, जो विशेषता नहीं है बोला है वो बोला है। ठीक है, बच्चों की जो आंतरिक अभिप्रेरणा का विशेषता नहीं है वो बोला है। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा का जो विशेषता नहीं है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वे हमेशा सफल होते हैं करेक्ट हो जाएगा। हमेशा कोई भी सफल नहीं होता, एक न एक बार उसे
असफलता जरूर मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, और रही बात, आप लोग ये सोचोगे ना कि सर इसमें कूट तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो उसी प्रकार के प्रश्न लाओ। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो कूट जो प्रश्न होते हैं ना, वो इसी में से ही छांट छांट करके बनाते हैं। ठीक है, 2-3 प्रश्नों को एक में मर्ज करके बनाते हैं। तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे प्रकार से क्लियर होना चाहिए, ताकि आप लोग जो कूट में पूछे ना तभी आसानी से बना पाओगे, तभी आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़ो आप लोग। इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी सरल भाषा का उपयोग या ऑप्शन डी प्रशंसा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्रशंसा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? उसके व्यवहार को बढ़ावा देने का मतलब यह है कि उसको सही डायरेक्शन में ना उसे मोटिवेट करना, उसे और कार्य करने के लिए मोटिवेट करना। तो आप लोग मुझे ये बताओ, जब कोई बालक रहेगा उसे आप लोग उसकी प्रशंसा कर दो कि बेटा ये जो कार्य है ना तूने बहुत अच्छा किया है, इसी प्रकार से हमेशा करते रहो, और ऐसा करोगे ना तो तुम बहुत अच्छा जाओगे, आगे बढ़ोगे। तो ऐसे जब आप किसी विद्यार्थी की प्रशंसा करोगे तो वो विद्यार्थी में क्या जो व्यवहार है वो क्या परिवर्तन आएगा? उसमें ये ना परिवर्तन आएगा कि मेरा जो शिक्षक है उन्हें मुझे मोटिवेट किया है, अच्छा बोला है, तो मुझे और अच्छे से वो कार्य जो है या परीक्षा में और जो है ना उसको अच्छे अंक लाने चाहिए, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। जो एक विद्यार्थी यही ना सोचेगा। अगर आप लोग किसी बच्चे को पुरस्कार दे दोगे तो बार बार पुरस्कार तो आप नहीं दे सकते ना उसको, तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा दंड भी तो आप लोग को देना ही नहीं है जो एक विद्यालय है उसमें किसी भी बच्चे को। उसके अलावा सरल भाषा का प्रयोग करने से क्या ही बच्चा मोटिवेट होगा? नहीं होगा ना जी। आप उनकी प्रशंसा करोगे तब जो बच्चा रहेगा ना वो मोटिवेट होगा किसी भी कार्य को करने के लिए। ये बात आप लोगों को समझ में आया? उसके व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा करना ना बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ने का उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए परीक्षण और त्रुटि विधि, ऑप्शन बी नकल विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि या ऑप्शन डी प्लेवे विधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ना प्लेवे विधि करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्लेवे विधि क्या है ये थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। प्लेवे विधि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अनेक ऐसे शिक्षक हो जिनको आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपने पढ़ाने का जो तरीका है वो खेल के माध्यम से, उसके अलावा गाना गाते हुए पढ़ाते हैं, उसके अलावा अलग अलग विधि का प्रयोग कर करके पढ़ाते हैं जिससे बच्चे सरल तरीके से आप पढ़ सके और सीख सके। और एक जो प्राथमिक जो कक्षा होता है ना उसमें भी जो शिक्षण व्यवस्था है वो यही कहता है कि बच्चों को ना खेल खेल के माध्यम से मतलब प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको सिखाया जाए। और ये जो सिखाना है ना खेल के माध्यम से ना वही बच्चा जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी प्लेवे विधि करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए फिर से चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। सबसे शुरुआत में बच्चों को लेखन का पहला खालिस्तान चरण कहा जा सकता है। ऑप्शन ए चित्र बनाना, ऑप्शन बी खड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, ऑप्शन सी वर्णों को अस्पष्ट के साथ लिखना या ऑप्शन डी छोटे वाक्य लिखना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आड़ी तिरछी रेखा खींचना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे शुरुआत में बच्चों को लेखन का पहला चरण क्या होता है? अगर आप भविष्य में शिक्षक बन जाओगे और शिक्षक बनने के बाद जब कक्षा पहली या दूसरी में जब पढ़ाने जाओगे तब बच्चों को आप लोग क्या बोलोगे? कॉपी ले लो बेटा और जैसी रेखा खींच सकते हो वैसा खींचो, आड़ी तिरछी जैसा रेखा खींच सकते हो खींचो आप लोग बोल के। पहले आप लोग बच्चों को पेन को पकड़ना सिखाओगे ना, मतलब जो पेंसिल होगा उसे पकड़ना सिखाओगे ना सबसे पहला आप, उसके बाद ही ना फिर लिखना सिखाओगे। पहले जो पेन या पेंसिल उसमें उसकी हाथ में पकड़ तो अच्छी हो जाए, आड़ी तिरछी रेखा तो लिखना सीख जाए, उसके बाद फिर बाकी जो चित्र बनाना, वर्णों का स्पष्ट करना या छोटे वाक्य लिखना बाद में ही ना आप सिखाओगे। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। बच्चा कक्षा में एक कोरी स्लेट की तरह आती है जिस पर शिक्षक जो चाहे लिख सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कथन खालिस्तान है। आप लोग को क्या है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए पूर्ण असत्य है, ऑप्शन बी पूर्ण सत्य है, ऑप्शन सी आंशिक सत्य है या ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है पूर्णतः असत्य है। करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे कक्षा में एक कोरी स्लेट की तरह होता है। आप लोग मुझे सबसे पहला ये बताओ कि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है, मतलब विद्यालय पहली बार आता है, तो क्या वो कोरी स्लेट होता है क्या? आप लोग सबसे पहला मुझे ये बताओ। नहीं होता है कोरी स्लेट जो बच्चा होता है वो, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो अपने घर से किसी न किसी प्रकार से सीख कर आता है। वो अनाराम के बारे में जानता है, ABCD के बारे में जानता है, अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में जानता है, अपने आसपास के जो वातावरण है उसके बारे में जानता है। तो बच्चे कोरी स्लेट कैसे होगा जी? आप लोग ये बताओ। और हम लोग तो यही समझ लेते हैं कि जो बच्चा होता है वो कोरी स्लेट होता है और शिक्षक जो होता है जो चाहे उसमें लिख सकता है, मतलब उसमें जो ऐड है वो कर सकता है, मतलब उसको सिखा सकता है जो चाहे वो। तो ये पूर्णतः असत्य है, गलत है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। जो बच्चा होता है वो कभी कोरी स्लेट नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। परीक्षण द्वारा व्यवहार सुधारों की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से किस विकल्प को माना गया है? ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा या ऑप्शन डी निर्देश। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अधिगम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार सुधारों की प्रक्रिया के रूप में निम्न में से किस विकल्प को माना जाता है? अब ये प्रश्न अभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा सरल तरीके से समझा देता हूँ। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक शिक्षक होता है ना उनको हर साल किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग में जाना होता है, और वो ट्रेनिंग में किस प्रकार से जाता है ताकि वो अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण ले सके और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार में सुधार ला सके, और बच्चों को ना किस प्रकार से और सरल तरीके से पढ़ाना है वो उनकी जो विधि है वो जान सके। और वो क्या कहलाता है? तो वो अधिगम कहलाता है। और मैंने शुरुआती में आप लोगों को बताया था ना अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो जो शिक्षक होता है वो प्रशिक्षण के द्वारा क्या करता है? सीखने जाता है ना जी, और अच्छे तरीके से, ताकि बच्चों को पढ़ा सके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अधिगम करेक्ट हो जाएगा। और अधिगम का मतलब मैंने भी बताया था आप लोग को, लर्निंग या सीखना करके बताया था, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब फिर से पढ़ते हैं। बच्चों द्वारा कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग खालिस्तान है। ऑप्शन ए अवरोध, ऑप्शन बी संसाधन, ऑप्शन सी अपवाद या ऑप्शन डी निषेधित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी संसाधन करेक्ट हो जाएगा जी। कैसे? तो बच्चों द्वारा अनेक प्रकार की जो उनकी मातृभाषा, उनका जो मदर टंग होता है उसमें वो भाषा का प्रयोग करता है, मतलब बोलता है। तो उसमें क्या होगा? एक संसाधन के रूप में आप लोग है ना जी, एक शिक्षक के रूप में मान लो एक जो बच्चा है वो छत्तीसगढ़ी बोलता है, एक जो बच्चा है वो हिंदी बोलता है, और एक जो बच्चा है वो और किसी भाषा को बोलता है, मान लो और किसी उर्दू वगैरह कुछ बोलता है, ये मान लो। तो जो तीनों भाषा है आप लोग उसके सीखोगे एक शिक्षक के रूप में, और सीख करके बच्चों को भी सिखाओगे। तो क्या होगा? एक संसाधन के रूप में ना होगा जी, ताकि एक जो बच्चा जानता है वो दूसरा जो भाषा है उसे ये भी सीख सके और ये भी सीख सके, और एक शिक्षक के रूप में आप भी सीखोगे। तो एक संसाधन के रूप में ना होगा जी। हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए स्मृति स्तर, ऑप्शन बी बोध स्तर, ऑप्शन सी चिंतन स्तर या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा स्तर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक प्रश्न ना मैं अपने प्रत्येक क्लास में होमवर्क दूंगा, और ये जो होमवर्क है ना उसका आप लोग आंसर दोगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर इसका आंसर दोगे ना तो सही आंसर देने वालों को यस लिखूंगा, मतलब सही है बोलूँगा। अगर गलत दोगे ना तो उसका सही आंसर भी आप लोगों को बताऊँगा, और साथ ही जब मैं अगला क्लास लेकर आऊँगा ना तो ये भी प्रश्न सबसे पहला ऐड करूँगा और सही आंसर आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग अवश्य दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग अब पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। एक उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। ऑप्शन ए, ये छात्रों में भय और तनाव को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी, यह छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी, इसे सिर्फ वर्ष के अंत में करना चाहिए। या ऑप्शन डी, छात्रों के बीच अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में कार्य करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन निम्न में से विशेषता होनी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण, अगर आप लोग के बच्चों का जो मूल्यांकन करोगे ना, तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए। तो यह छात्रों को शिक्षकों के लिए प्रतिपुष्टि, और प्रतिपुष्टि कहने का मतलब ये है कि फीडबैक। जी, प्रतिपुष्टि का कहने का मतलब ये है फीडबैक, फीडबैक के रूप में कार्य करता है। अगर एक शिक्षक, ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन लेगा, मूल्यांकन लेने के बाद वो क्या समझेगा, जो शिक्षक है वो, कि कौन सा बच्चा कितना जानता है ये पता चलेगा ना, कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है इसका पता चलेगा ना, और पता चलेगा तो वो इसको फीडबैक के रूप में काम करेगा ना जी, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि ऑप्शन ए, वे रंगीन चित्रों वाले होते हैं। ऑप्शन बी, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी, वह बच्चों के लिए है। या ऑप्शन डी, वह सरल है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य किस प्रकार से मदद करता है बोला है। तो जो बाल साहित्य होता है वो बच्चों के लिए ना भाषा को रंगतें प्रस्तुत करते हैं। रंगतें प्रस्तुत करते हैं कहने का मतलब ये है कि बच्चों की भाषा के अनुसार, मतलब बच्चे जो अच्छे से सीख पाए ना उसके अनुसार जो होता है ना, वो बाल साहित्य में लिखा जाता है, ताकि बच्चे बहुत सरल तरीके से और अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापना करता है। ऑप्शन ए, पुस्तक। ऑप्शन बी, प्रार्थना सभा। ऑप्शन सी, वार्षिक उत्सव। या ऑप्शन डी, खेल का मैदान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, खेल का मैदान, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का स्थापना करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग एक खेल के मैदान में बच्चे होते हैं, ठीक है, और खेल के मैदान में विभिन्न प्रकार के क्या होता है, समूह में खेला जाता है जो खेल है वो। तो जितने भी समूह होते हैं उसमें खेल की भावना होता है ना जी, सहयोग की भावना होता है ना जी, ताकि एक दूसरे का पूरे टीम को जिता सके। और टीम में पूरे की टीम वर्किंग जब आप लोग करोगे तो क्या होगा, आप लोग सहयोग की भावना ना पैदा होता है जी, है ना, किसी प्रकार की द्वेष नहीं होता है ना। तो जो सहयोग की भावना जो होता है वो आप लोग का लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है, ठीक है। समझ में आया ना ये वाला, है ना। एक दूसरे की मदद करना क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक ना होता है जी, हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेल का मैदान, आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ऑप्शन बी, छात्रों को कहानी सुनाएंगे। ऑप्शन सी, भाषा ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। या ऑप्शन डी, कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर ए ही को लेंगे, क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है, छात्र छात्राओं की जिज्ञासा, मतलब उनमें जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाओगे ना जी, हाँ। एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे आप लोग, उसका ध्यान विकसित करने के लिए किसी क्लास में जब आप लोग उसकी जिज्ञासा को बढ़ाओगे, उनमें क्यूरियोसिटी को बढ़ाओगे, तब ना बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होती है। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने। ऑप्शन बी, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करने। ऑप्शन सी, पूर्व ज्ञान का स्मरण करने। या ऑप्शन डी, पूरी कक्षा को सम्मिलित करने। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रश्न आप लोगों का जो है ना वो इस वर्ष 2025 में प्री डीलेड एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन में डायरेक्ट उठा करके पूछा गया था। नहीं यकीन होगा ना तो देख लीजिए जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, मतलब इस साल का जो क्वेश्चन है ना उसको देख लीजिए, डायरेक्ट उठा करके दे दिया गया था। ठीक है, और देखो प्रश्न 16 क्या बोला है, छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होता है। तो जो छात्र केंद्रित जो कक्षा है ना वो व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए होता है। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत जो अंतर होता है ना उसको समझने के लिए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट जो प्रश्न होता है उसे उठा लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो घनिष्ठ मित्रता की जो प्रवृत्ति पाई जाती है ना वो आप लोगों का किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और सबसे पहला ना इसके एज को भी जान लीजिए क्योंकि पूछा भी जाता है इस प्रकार के प्रश्न में। ठीक है, तो शैशवावस्था की जो एज है ना वो जन्म से लेकर की 2 वर्ष तक की शैशवावस्था होता है। उसके अलावा बाल्यावस्था जो होता है ना वो आप लोग का 2 वर्ष से लेकर के कितना, तो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की होता है। और ये जो बाल्यावस्था है उसको 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होगा वो 2 वर्ष से 6 वर्ष का होगा। और उसके अलावा उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो होगा वो आप लोग का 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होगा। ठीक है, ये दोनों एज को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा किशोरावस्था, किशोरावस्था जो होगा ना वो आप लोग का 12 वर्ष से लेकर की 18 वर्ष तक की जो होगा ना वो आप लोग का किशोरावस्था कहलाएगा। तो ये एज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको आप लोगों को भी याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी एज को दे देगा और आप लोग को बोलेगा कि ये जो सीक्वेंस है उसको जमाव बोल देंगे, कौन सी एज किस में आएगा जमाव बोल देंगे, तो क्या करोगे आप लोग। तो इसके लिए ज़्यादा जरूरी कि आप लोग का इसका जो एज है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए अब। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, ऑप्शन बी इनमें रचनात्मकता का गुण होता है, ऑप्शन सी वे मौलिक चिंतन नहीं करते, ऑप्शन डी वे अपने गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वे मौलिक चिंतन नहीं करते करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआती में मैंने आप लोग को क्या बोला था कि अगर प्रश्न निगेटिव है तो आप लोगों को निगेटिव भी आंसर लेना होगा। निगेटिव कैसे? तो इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है बोला है, मतलब निगेटिव पूछा है। और ऑप्शन नंबर सी को देखो जी, मौलिक चिंतन नहीं करते बोला है तो नहीं भी है तो निगेटिव होगा ना जी। बाकी सबको देखो, ए वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, इनमें रचनात्मकता का गुण होते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, वे अपना गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव केवल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार से पैदा किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए सुबह की प्रार्थना द्वारा, ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, ऑप्शन डी महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो विद्यार्थी में नैतिक मूल्य पैदा किस प्रकार से करोगे जी आप? तो विद्यार्थी में जो नैतिक मूल्य है ना वो पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके ही ना करोगे जी। हाँ, अगर पाठ में किसी का अच्छा बातें बताया गया है, अच्छी बातें बोला गया, अच्छी आदतों दिया गया है, तो अच्छी आदतों के बारे में आप जो एक शिक्षक के रूप में बच्चों को बताओगे तभी ना उसका नैतिक मूल्य का विकास हो पाएगा जी। हाँ, सुबह की प्रार्थना द्वारा तो नहीं होगा। नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान भी आप लोग नहीं दे सकते, मतलब भाषण नहीं देना है आप लोग को। महान व्यक्ति की जीवन गाथा बताकर तो हमेशा बताओगे तो नहीं ना होगा जी। हाँ, एक आध बार समझ में आता है, लेकिन पाठ में दिए गए अगर किसी चीज़ को आप लोग बताओगे ना, उसके अच्छाइयों के बारे में बताओगे ना, तब जो बच्चा है उसमें अच्छी प्रकार से उसकी समझ बैठेगी और उसका जो नैतिक मूल्य है उसका जो है ना वो पैदा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। ऑप्शन ए विषय की उपयोगिता के आधार पर, ऑप्शन बी अभिभावकों की इच्छानुसार, ऑप्शन सी शिक्षकों के दिशा निर्देश के अनुसार, या ऑप्शन डी उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये प्रश्न तो ईजी है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। तो आप लोग सबसे पहला ये बताओ कि अगर आप लोगों ने 10th जैसे ही पास आउट हुए, पास आउट होने के बाद आप लोगों ने साइंस लिया, आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, तो क्यों लिया आप लोगों ने? तो आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही ना लिए जी। आप लोग को लगता है कि मुझे गणित पढ़ना अच्छा लगता है, मैं गणित को सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप लोग मैथ्स ले लिए होंगे। विज्ञान में रुचि ले रहे होंगे तो आप लोग विज्ञान में ले लिए होंगे। और जिसको लगता है कि हाँ मेरा क्षमता ना गणित या मैथ्स बनाने में नहीं है, या फिर मेरा विज्ञान में उतना रुचि नहीं है, तो आप लोग आर्ट्स ले लिए होंगे। तो किसके अनुसार आप लोग विषय का चयन किए हो? अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार ना किए हो जी। हैं तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग फिर से। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार से स्थापित करता है? ऑप्शन ए उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, ऑप्शन बी उनसे उचित दूरी बनाकर, ऑप्शन सी उनकी समस्या को सुनने के बाद उनका निदान करके, या ऑप्शन डी छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उनकी समस्या को सुनने के बाद उनका निदान करके करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर सी को ही करेक्ट लिए होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही बोलता है और आप लोग का जो शिक्षक के रूप में ना बच्चों के बीच मधुर संबंध स्थापित करता है वो ऑप्शन नंबर सी ही करता है। उनकी समस्याओं को सुनकर उनको निदानात्मक जो कार्य है वो करोगे, तभी ना बच्चों के बीच आप मधुर संबंध स्थापित करोगे जी। हैं तभी ना आप आदर्श शिक्षक के रूप में बनोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। ऑप्शन ए इनसे अभिभावक अपने बच्चों के प्रति जांच सकते हैं, ऑप्शन बी इनसे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, ऑप्शन सी इनसे बच्चों में डर बना रहता है, या ऑप्शन डी बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इससे अभिभावक अपने बच्चों के प्रति जांच सकते हैं। मतलब ये है कि अगर एक शिक्षक के रूप में आप ना जो छात्रों का जो ब्यौरा है, मतलब उनका जो लेखा जोखा, कितना सीखे हैं, कितना नहीं, कितना नंबर लाए हैं एग्ज़ाम में ना, इन सारा चीज़ को अगर आप बच्चों के अभिभावक को बताओगे तो इससे क्या होगा? इससे अभिभावक अपने बच्चों के प्रति उनके जो प्रगति की जाँच कर पाएंगे ना जी। हैं मतलब जो किस प्रकार से बच्चों की जो प्रगति हुई है नहीं हुई ये तो जांच पाएंगे ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला आप लोग को ये जो 4 पॉइंट्स में जो कथन दिया है ना उसे पढ़ना है, और उसके बाद ये जो ऑप्शन दिया है उसमें आंसर लगाना है। तो सबसे पहला कथन दिया है उसको पढ़ो। सबसे फर्स्ट को, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा, बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं। तीसरा, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। चौथा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही, ऑप्शन बी 1, 3 और 4 सही, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही, या ऑप्शन डी 2, 3 और 4 सही। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और अभी के डेट में ना इसी प्रकार की कूट में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आराम से पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा तो, लेकिन सही आंसर आप लोग दो, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4 सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला जो फर्स्ट दिया है वो गलत कैसे होगा ये देखो। सबसे पहला, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो निष्क्रिय कैसे होगा जी। हैं जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, निष्क्रिय कभी नहीं होता। मैंने आप लोग को फर्स्ट में बताया था ना कि बच्चों के बारे में नेगेटिव आप लोगों को कभी नहीं लेना है। अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है, सही कथन पूछा है, तो आप लोग पॉजिटिव में आंसर दोगे ना जी। उसके अलावा दूसरा को देखो, बच्चे
समस्या समाधान करता होते हैं, तो ये तो सही होगा। तीसरा को देखो, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, ये भी सही होगा। चौथा को देखो, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आप लोग का 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, एक जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है। ऑप्शन ए शिक्षक के प्रति सहानुभूति, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा या ऑप्शन डी याद करने की इच्छा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। कैसे, तो कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है बोला है, तो प्रभावी ढंग से सुनना नहीं यही ना होगा, जी हाँ सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा होगा। एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को ध्यान से पूर्वक पढ़ाओगे, समझाओगे, और जो बच्चा रहेगा वो ध्यानपूर्वक अपना टाइम दे करके वो सुनेगा, समझेगा, तभी ना सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक होगा, जिससे वो बच्चा प्रॉपर तरीके से सुनेगा और प्रभावी ढंग से जो शिक्षण व्यवस्था है वो हो पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग अभी के डेट में प्रश्न सॉल्व करोगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए होने वाला है। और अभी आप लोगों के पास 1 महीना टाइम है ना, तो उस 1 महीने में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है। और आप लोगों ने प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम मतलब व्यापम में जो एग्ज़ाम होता है उसको देखे हो ना, किस लेवल से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोग को तैयारी करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, ऑप्शन डी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है ना वो आनुवंशिकता और वातावरण करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता कहने का मतलब हेरिडिटी होता है, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जो उनके माता पिता से मिलने वाली जो उनकी जो आनुवंशिकता है ना वो उनका आनुवंशिकता कहलाता है, मतलब हेरिडिटी कहलाता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ ना तो मान लो किसी बच्चे के माता पिता को अगर डायबिटीज़ है तो ये होता है कि ना अधिकतर उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ बाद में हो जाता है। उसके अलावा अगर उनके माता पिता को चश्मा लगा हुआ है, कमजोरी है आंखों में, तो जनरली बच्चों में ना भी बचपन से ही उनको भी आंखों में कमजोरी देखने को मिलता है। तो ये उनका आनुवंशिकता कहलाता है। ये बात आप लोग को समझ में आया। इसके अलावा पर्यावरण भी ना जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करता है। ये बात आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। ऑप्शन ए, ये तो सेम वही प्रश्न हो गया यार कि कैसे चयन करना चाहिए वाली बात हम लोगों ने पिछले प्रश्न में पढ़ा था ना। विद्यार्थियों को विषय किस प्रकार से चयन करना चाहिए, तो विद्यार्थियों को जो है ना उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार जो है वो विषय का चयन करना चाहिए। मैंने आप लोग को विस्तार पूर्वक बताया था ना कि आप लोग को जो इच्छा होगा वो आप लोग विषय है उसका चयन करोगे। गणित समझने का मन करेगा, अगर पढ़ने का मन करेगा तो गणित लोगे, नहीं इच्छा करेगा गणित बनाने का तो आर्ट्स ले लोगे या कॉमर्स ले लोगे आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार जो विषय का चयन करोगे ना जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिपीटेड था तो ये सेम आप लोग का प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। मैं आप लोगों को बता दूं इसमें टोटल 30 प्रश्न है, ठीक है। आप लोग को 3 प्रश्न और करना है तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से विचार, ऑप्शन बी विनयशीलता, ऑप्शन सी आज्ञाकारिता या ऑप्शन डी परिश्रमी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र रूप से विचार करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो छात्रों में किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हो, तो बच्चों का जो सर्वाधिक अच्छा गुण जो होता है ना वो स्वतंत्र रूप से विचार करेक्ट हो जाएगा। जब एक बालक स्वतंत्र रूप से विचार करेगा तभी ना आप प्रश्न पूछोगे तो उसका आंसर दे पाएगा, जी हाँ बेझिझक, वरना डरे रहेगा तो थोड़ी ना वो विचार कर पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
प्रश्नों को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में खाली स्थान का योगदान प्रशंसनीय है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी हैविगस्टर, ऑप्शन सी जोन्स या ऑप्शन डी हरलॉक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए स्किनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो विकासात्मक कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में खाली स्थान का योगदान जो है वो प्रशंसनीय बोला है। तो स्किनर का जो योगदान है ना विकासात्मक कार्य में ना वो सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को भी ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। केलर योजना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्देश के व्यक्ति क्रम को, ऑप्शन बी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश को, ऑप्शन सी रेखीय प्रोग्राम को या ऑप्शन डी शाखा प्रोग्राम को। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निर्देश के व्यक्ति क्रम को जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जो केलर योजना जो है ना वो निर्देश के व्यक्ति क्रम को कहा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। एक बालक को किसी के नाम एवं चेहरे के विषय में जल्द ही याद आ जाता है, इस तरह का अधिगम शैली खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए ठोस शैली, ऑप्शन बी क्षेत्र स्वतंत्र शैली, ऑप्शन सी क्षेत्र आश्रित शैली या ऑप्शन डी स्वतंत्र शैली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र स्वतंत्र शैली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक बालक को किसी के नाम चेहरे के विषय में जल्द ही याद आ जाता है, इस तरह की अधिगम जो शैली है ना वो क्षेत्र स्वतंत्र शैली कहलाता है, ठीक है। अगर किसी बालक को आप ना स्वतंत्र रूप से छोड़ दोगे विचार करने के लिए ना तो वो जो बालक है उसमें जो सीखने की जो क्षमता है, वो याददाश्त की जो क्षमता है ना वो सबसे अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं? तो वो क्षेत्र स्वतंत्र शैली कहलाता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप एटलीस्ट कम से कम अपने एग्ज़ाम तक की आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि टाइम पे आप लोग ना क्लास ले पाओ, ठीक है। और मैं सारे जो आप लोग का जो सब्जेक्ट ना उसे 1 महीने के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।